गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए आज की क्लास आपकी प्यारी सी स्माइल से स्टार्ट करते हैं। हम लोग कर रहे थे इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। तो उसी की प्रैक्टिस जो है करते हैं और आज हम लोग करेंगे पेपर में आया हुआ सवाल मई 18। मई 18 न्यू कोर्स में आया हुआ क्वेश्चन जो आपकी बुक में पेज नंबर 382 पर है। तो क्वेश्चन एक बार फिर से रीड आउट करते हैं। वैसे क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में भी रीड आउट किया था, तो हमने कहा था नेक्स्ट क्लास में इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो एक बार फिर से देखें, मई 18 में आया हुआ सवाल पेज नंबर 382। Mr. Vijay entered into the following transactions of purchase and sale of equity shares of JP Power Limited. Shares have paid up value of ₹10 per share. उसके बाद हमारे पास डिफरेंट डेट्स पर इंफॉर्मेशन है। 1 जनवरी बाय 15 मार्च बाय 20 मई बाय 25 जुलाई बोनस शेयर्स, 20 December sale and 1 February again sale. Then additional information on 15 September dividend at a rate of ₹3 per share was received for the year ended 31st March 2019. तो एक बार फिर से रिवाइज कर लें। तो डिविडेंड का क्या सिस्टम रहेगा? 31 मार्च को इस दिन जो शेयर्स हमारे पास हैं, जो हमने खरीदे हैं, यहाँ तक जो शेयर्स हमारे पास हैं उसका जो डिविडेंड होता है उसको हम डिविडेंड कॉलम में नहीं दिखाते। उसको क्या करते हैं, हम कॉस्ट में से हम माइनस कर देते हैं। और जो इसके बाद वाले शेयर्स हैं हमारे पास, उन पर डिविडेंड है तो वो हम दिखाएंगे हमारे डिविडेंड कॉलम में। तो कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19। तो वहाँ तक का जो हमारा डिविडेंड है वो हम कॉस्ट में से रिड्यूस कर देंगे और उसके बाद वाले शेयर्स पर जो है वो डिविडेंड हमारा बनता है, वो हम दिखाएंगे डिविडेंड कॉलम में। अब देखो यहाँ पे सिर्फ डिविडेंड लिखा है, साथ में उन्होंने ये नहीं बताया है कि बोनस शेयर्स पर भी डिविडेंड देना है या नहीं। तो पहले तो एक बार चेक कर लो, 15 सितंबर डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है, क्या बोनस उससे पहले मिल गया है हमें? तो डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है 15 सितंबर को और बोनस हमें कब मिला है? बोनस हमें मिला है 25 जुलाई को। और सेकंड पॉइंट की बात करें तो भाई राइट शेयर्स भी इशू हुए हैं, पर जो राइट शेयर्स हैं ये इशू हो रहे हैं 12 नवंबर को। अब देखिए डिविडेंड किस किस पर मिलना है और किस किस पर नहीं। तो डिविडेंड जो है राइट शेयर्स पे तो मिलने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये तो डिविडेंड की डेट के बाद आ रहे हैं राइट शेयर्स। बोनस शेयर्स पे अब बताओ डिविडेंड मिलेगा या डिविडेंड नहीं मिलेगा? डिविडेंड डिक्लेरेशन 15 सितंबर है, बोनस शेयर्स इशूड 25 जुलाई को हैं। क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा, तो बताओ डिविडेंड मिलेगा या डिविडेंड नहीं मिलेगा? तो प्रिया एब्सोल्युटली करेक्ट, प्रिया का आंसर सबसे पहले आ गया है, फिर बाकी आंसर्स भी आ गए हैं। हिमांशी का भी करेक्ट है, डिविडेंड इस समय बोनस शेयर्स के ऊपर नहीं मिलेगा, क्योंकि बोनस शेयर्स उस समय थे ही नहीं 31 मार्च को, जिस समय का ये डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है। तो जब शेयर्स थे ही नहीं तो हम देंगे भी नहीं। हम सिर्फ कब देते हैं? अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई करता है। तो डिविडेंड 15 सितंबर को मिल रहा है, ना तो राइट पर मिलेगा ना तो बोनस पे मिलेगा। बाकी जो शेयर्स हमारे पास हैं उस पर हम रिसीव करेंगे। ठीक है, फिर देखिए सेकंड पॉइंट,
On 12th November, company made a right issue, ratio of 1 share for every 5 shares held, payment of rupees 20 per share. He subscribed to 60% of the shares, renounced the remaining shares at a premium of rupees 3 per share. यानी कि जो रिनाउंसमेंट हो रही है उसका प्राइस क्या रहेगा, 23 रुपये. 20 रुपये है राइट का प्राइस, रिनाउंसमेंट हो रही है एट अ प्रीमियम ऑफ 3 यानी कि 23 रुपये पर. तो ये तो हम कर लेंगे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. उसके बाद है शेयर्स आर टू बी वैल्यूड ऑन वेटेड एवरेज कॉस्ट बेसिस. वेटेड एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट क्या होता है वो तो हम निकाल चुके हैं, हमें कुछ नहीं करना होता. टोटल कॉस्ट को हमने ऐड किया, डिवाइड किया नंबर ऑफ शेयर्स से, तो वो हमारी आ जाती है एवरेज कॉस्ट. यहाँ पर है वेटेड एवरेज कॉस्ट. तो वेटेड एवरेज कॉस्ट, वेटेड एवरेज प्राइस निकालना पड़ेगा मतलब. तो फ़र्क क्या है, एवरेज कॉस्ट में एवरेज प्राइस निकलेगा, वेटेड एवरेज कॉस्ट में वेटेड एवरेज प्राइस निकलेगा. वेटेड एवरेज प्राइस, इसकी ज़रूरत हमें कब कब पड़ेगी. सबसे पहले तो जब भी शेयर सेल हुए हैं, जब भी शेयर सेल हुए हैं हमें निकालना है प्रॉफिट या फिर लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर्स. प्रॉफिट या लॉस निकालना है तो हमें कॉस्ट निकालनी पड़ेगी. कॉस्ट कैसे लेंगे, वेटेड एवरेज बेसिस पे. दूसरा, इसका इम्पैक्ट कहाँ पर आएगा, डेफिनेटली क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट पे. जब क्लोजिंग को वैल्यू करेंगे तो अगेन कैसे वैल्यू करेंगे, वेटेड एवरेज कॉस्ट बेसिस पर. तो यानी कि जब भी हम शेयर सेल करेंगे उस समय देखना है हमें, क्लोजिंग के समय तो हमें देखना ही है. और वेटिंग एवरेज प्राइस कब कब बदलता है, जब जब आप बाय करते हो. उम्मीद करती हूँ इन्वेंट्री वैल्यूएशन आपको याद होगा, नहीं याद तो अभी याद कर लो. इन्वेंट्री वैल्यूएशन में जब हम लोग लगाते थे वेटेड एवरेज मेथड, तो वेटेड एवरेज मेथड को यूज़ करके स्टॉक लेजर जब हम बनाते थे तो वेटेड एवरेज प्राइस कब कब बदलता था, जब जब हम नई परचेजेस करते थे. सेल करते थे तो वो उससे प्रीवियस वेटेड एवरेज प्राइस पर होती थी, वो बदलता नहीं था. जब जब आप नया बाय करते हो तब तब वेटेड एवरेज प्राइस जो है वो बदलता जाता है. ठीक है, तो इतना आप माइंड में रखकर अब आप सॉल्व करना स्टार्ट करो. May 18 क्वेश्चन नंबर 2. पहले 10 मिनट आपके पास है, पहले आप सॉल्व करो. उसके बाद कुछ ट्रिकी कैलकुलेशंस जो हैं वो मैं यहाँ पर करूँगी, लेकिन उससे पहले आप सॉल्व करो, क्योंकि अगर आप खुद ही सॉल्व कर लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा. ठीक है, तो भाई अगले 10 मिनट आपके क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करो. 10 मिनट में क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा, पर क्या पता आप लोग कर लो, क्या पता. तो स्टार्ट करो क्वेश्चन नंबर 2.
कोई डाउट आए तो आप लोग साथ साथ पूछ लेना, वैसे कोई डाउट इसमें आएगा नहीं। प्री एक्विजिशन डिविडेंड जो होगा मैम, वो उसका क्या करेंगे, जब आप कॉस्ट निकालोगे शेयर्स की तो उस समय जो प्री एक्विजिशन डिविडेंड है उसको आप माइनस कर देना, जैसे हम अभी तक हर क्वेश्चन में कर रहे थे। तो चाहे वो एवरेज कॉस्ट हो चाहे वो वेटेड एवरेज कॉस्ट हो, जब आप टोटल कॉस्ट निकालोगे तो प्री एक्विजिशन डिविडेंड वहाँ से माइनस कर देना, यानी कि जो अमाउंट निकालोगे आप, अमाउंट वाला जो कॉलम है उसको आप टोटल करोगे, टोटल अमाउंट में से प्री एक्विजिशन डिविडेंड माइनस कर देना और फिर निकाल लेना वेटेड एवरेज प्राइस।
15 मिनट में से 9 मिनट हो चुके हैं, 6 मिनट और हैं आपके पास। अब हम लोग मिल के चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। तो सबसे पहले तो देखो, बैलेंसिंग फिगर की अगर हम बात करें तो P&L अकाउंट में डिविडेंड, तो पहले आप ये बताओ कि अकाउंट के अंदर बैलेंसिंग फिगर डिविडेंड की कितनी आ रही है। $4,500, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो डिविडेंड की जो बैलेंसिंग फिगर है वो आ रही होगी 4,500। फिर हम बात करें बैलेंस कैरेड डाउन,
बैलेंस कैरेड डाउन। आप बताओ कितने शेयर्स और कितना अमाउंट? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। सभी का आंसर एकदम करेक्ट है। हमारे हैं 3100 शेयर्स और अमाउंट हमारा आ रहा है 36812। अब इसमें जो हमारा डिफरेंट पार्ट था एवरेज कॉस्ट की जगह, वो था वेटेड एवरेज। अब अगर हम वेटेड एवरेज की बात करें तो इस क्वेश्चन में वेटेड एवरेज की सबसे पहले ज़रूरत मुझे कब पड़ेगी? सबसे पहली ज़रूरत मुझे पड़ेगी जब मैंने फर्स्ट सेल किया है 20 दिसंबर को। जो मैंने सेल किए हैं 1500 शेयर्स, उस समय मुझे कॉस्ट चाहिए शेयर्स की, तो वहाँ सबसे पहले मुझे कॉस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। उससे पहले तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही। अब इस समय जब हमने शेयर्स को सेल करा है तब मुझे कॉस्ट चाहिए, तो चेक करते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट कैसे निकालें। तो जब तक हमने शेयर्स को सेल किया है तब तक आपका अकाउंट कुछ ऐसा दिख रहा होगा। अकाउंट देख लेते हैं हम 20 दिसंबर से पहले पहले इस अकाउंट के अंदर क्या दिख रहा है। देखो ये हमारा अकाउंट है, ठीक है। अब हम देखें इस अकाउंट को, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ जेपी पावर लिमिटेड। यहाँ पर सबसे पहली जो एक मिस्टेक होगी, ये एक एरिया ऑफ मिस्टेक है। अकाउंट को जो है हमें यहाँ क्लोज करना होगा और 1 अप्रैल को हमें बैलेंस ब्रॉट डाउन करना होगा, क्योंकि हमारे क्वेश्चन की लास्ट लाइन है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19 एंड 31 मार्च 20। तो आपको 2 सालों के अकाउंट बनाने हैं, तो क्या करना होगा 31 मार्च 19 को ये अकाउंट क्लोज करना होगा और 1 अप्रैल 19 को बैलेंस ब्रॉट डाउन करना होगा। तो एक तो यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उम्मीद है मुझे आप में से काफ़ी बच्चों ने ये गलती करी है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये करेक्शन आप करो अपने रजिस्टर में कि क्योंकि 2 सालों के अकाउंट पूछे थे और 2 सालों के पूछे हैं तो हम इसको अलग अलग नहीं बनाएंगे। अकाउंट्स 2 सालों के हैं तो वो अलग अलग नहीं बनते। हम ऐसे नहीं बनाएंगे इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स 2019 का अकाउंट फिर 20 का, ऐसे नहीं होगा ना। अगर हम प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाते हैं, सीए फाउंडेशन में बहुत सारे बनाए हैं आपने प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। क्वेश्चन मुझसे अगर बोलता है कि आप 3 सालों का बनाओ, जो हमने बनाए हैं 3 सालों के मशीनरी अकाउंट, तो हम एक ही मशीनरी अकाउंट बनाते हैं ना। ऐसा नहीं है ना कि हम 3 मशीनरी अकाउंट बनाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो अकाउंट तो एक ही बनेगा। अगर 2 सालों का है तो भी वही रहे, 3 सालों का है तो भी वही है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं करना कि आप 2 सेपरेट अकाउंट बना दो। और कहीं भी कन्फ्यूजन हो तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट को याद करो। 2 सालों का बनाना हो या 3 सालों का या 4 सालों का, वो तो इकट्ठे ही बनता है। कैसे बनता है? बैलेंस कैरेट डाउन करते जाओ, ब्रॉट डाउन करते जाओ। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये कि 31 मार्च से पहले 2 ट्रांजेक्शन हुई हैं। 1 जनवरी का बाय है और 15 मार्च का बाय है। दोनों ट्रांजेक्शन करके सीडी निकाल के हम निकालेंगे बीडी। तो पहले यहाँ तक आप देख लो। तो ये मिस्टेक जो है एक हुई है। अच्छी बात है आपने कर दी, क्लासरूम है ही मिस्टेक करने के लिए, ताकि पेपर के अंदर हम ये गलती ना करें। तो इसको पहले आप ठीक करो। 1 अप्रैल के बाद फिर 20 में ट्रांजैक्शन आ जाएगी, हमने फिर से बाय किया है। फिर 5 जुलाई आ जाएगा, हमने बोनस शेयर रिसीव किया। उसके बाद जो है 15 सितंबर को हमारा डिविडेंड आ रहा है और 20 दिसंबर को ये हमारी सेल आ रही है। बाय बैंक 1500, 33,000। इस सेल का हमें चेक करना है प्रॉफिट या फिर लॉस।
उसके लिए हम निकालेंगे कॉस्ट, वेटेड एवरेज कॉस्ट। तो एक बार यहाँ तक हमने कर लिया है, तो एक बार आप यहाँ तक देख लो। हम जब इस अकाउंट से वेटेड एवरेज कॉस्ट निकाल रहे हैं एज ऑन 20 दिसंबर, इतनी जो एडजस्टमेंट्स हैं वो अकाउंट के अंदर हो चुकी हैं। और 20 दिसंबर के प्रॉफिट निकालने से पहले किसी अमाउंट में, किसी ट्रांजैक्शन में कोई डाउट हो तो पहले आप वो क्लियर कर लो। और फिर आप लोग पहले आंसर बताओ कि ये जो 20 दिसंबर को सेल हो रही है, इसका प्रॉफिट आपने कितना कैलकुलेट किया। तो प्रॉफिट या लॉस में से प्रॉफिट ऑन सेल आ रहा है, तो बताओ इस ट्रांजैक्शन पर 1500 शेयर्स की सेल पर प्रॉफिट कितना आ रहा है। तो 15187। जय, हिमांशी, आंचल, प्रिया, 4 स्टूडेंट्स ने अभी आंसर दिया है, बिल्कुल करेक्ट है। प्रॉफिट आएगा 15187.5। तो ये हमारे अकाउंट के अंदर दिखेगा, ये हमारा प्रॉफिट आ रहा है 15187.5। इसकी कैलकुलेशन चेक करें कि ये प्रॉफिट हमारा कैसे आ रहा है। तो हमने कहा भाई वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। तो वेटेड एवरेज का मतलब अभी तक शेयर्स से रिलेटेड आपने क्या क्या किया है। तो इस पर्टिकुलर सेल से रिलेटेड 20 दिसंबर से पहले देखें हमारे पास क्या क्या शेयर्स आ रहे थे। पहले मेरे पास 600 शेयर्स आ रहे हैं 20 के हिसाब से, 12,000। फिर हमारे पास 900 शेयर्स आ रहे हैं 25 के अकॉर्डिंग, 22,500। फिर हमारे पास 1000 शेयर्स आ रहे हैं 23 के अकॉर्डिंग, 23,000। फिर हमारे पास 2500 शेयर्स आ रहे हैं जिसकी कॉस्ट कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद हमारे पास आ रहे हैं 600 राइट शेयर्स जो हमने परचेज किए हैं एट 12,000 रुपीज़। अच्छा, वो जो एंट्री है वो हमारी 20 दिसंबर से पहले ही हो रही है। तो ये जो एक एंट्री है ये हमारी इससे पहले ही हो गई है। तो ये जब हमने सेल किया है 20 दिसंबर को, उससे पहले ही 12 नवंबर को हमने राइट शेयर्स भी ले लिए हैं। तो ये भी शेयर्स हमारे पास आ गए 600 शेयर्स। राइट का प्राइस था 20 रुपीज़, तो 12,000 पर ये शेयर्स हमारे पास आ गए। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट में हम क्या करते थे, यही करते थे ना, क्वांटिटी इनटू में प्राइस, और ये आ जाता था अमाउंट। क्वांटिटी इनटू में प्राइस और ये आ गया अमाउंट। फिर हम क्या करते थे, अमाउंट का टोटल करते थे, क्वांटिटी का टोटल करते थे। तो अमाउंट का टोटल करेंगे तो ये टोटल आपका आएगा 66,500, और क्वांटिटी का टोटल करोगे 5,600। तो टोटल अमाउंट, टोटल क्वांटिटी। अब क्योंकि हमारे पास डिविडेंड है जो मुझे कॉस्ट में से लेस करना है, तो ये जो अमाउंट का कॉलम है ये मेरी कॉस्ट का कॉलम है। तो यहाँ से अब हम माइनस करेंगे, लेस किया हमने, इस डिविडेंड का नाम हमने सीख लिया था, इसका नाम है प्री एक्विजिशन डिविडेंड। प्री एक्विजिशन डिविडेंड ये भी इस सेल की डेट से पहले पहले आ चुका है, हमारा अकाउंट हमें बताएगा। ये जो डिविडेंड हमें मिला था
उम्मीद है आप सबने करेक्टली किया होगा। 4500 हमारा डिविडेंड है, 3000 ये हमारा प्री एक्विजिशन है जिसको हम कॉस्ट में से माइनस करेंगे। तो जिस दिन हम सेल कर रहे हैं उससे पहले ये सारा काम हो चुका है, तो इस हर ट्रांजैक्शन को हम एडजस्ट कर रहे हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए। तो हमने यहाँ पर क्या किया, प्री एक्विजिशन डिविडेंड माइनस कर दिया 3000, तो ये हमारा अमाउंट आ गया 63,500। तो अब हम निकालेंगे वेटेड एवरेज प्राइस। तो वेटेड एवरेज प्राइस ये हो गया हमारा रेलेवेंट अमाउंट 63,500 अपॉन में क्वांटिटी 5,600। अच्छा, ये आपका 69,500 है। तो 66,500 और अपॉन में हमने कर दिया क्वांटिटी 11.875। ये हमारा आ गया वेटेड एवरेज प्राइस। ठीक है, ये तो सबने निकाल लिया वेटेड एवरेज प्राइस। अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सपोज इस क्वेश्चन में वेटेड एवरेज कॉस्ट ना लिखा होता और लिखा होता एवरेज कॉस्ट, ठीक है, सपोज इस क्वेश्चन में वेटेड एवरेज कॉस्ट ना लिख करके एवरेज कॉस्ट लिखा होता और हम यही 20 दिसंबर वाली ट्रांजैक्शन का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं और आपको अगर एवरेज कॉस्ट मेथड ही फॉलो करना होता जो हमने अभी तक सारे क्वेश्चंस में फॉलो करा है, तो आप उस चीज़ से, उस मेथड से निकाल कर मुझे बताओ आपकी कॉस्ट कितनी आ रही है। अभी क्वेश्चन में वेटेड एवरेज कॉस्ट दिया था, हमने उससे कर लिया कैलकुलेशन। अब मैंने आपसे पूछा सपोज यहाँ पर वेटेड एवरेज ना लिखकर एवरेज कॉस्ट लिखा होता तो भी आप कॉस्ट निकालते, तो आपकी कॉस्ट पर शेयर कितनी आ रही है एवरेज कॉस्ट मेथड से। वही मेथड जो हम अभी तक हर क्लास में करते आ रहे हैं, एवरेज कॉस्ट मेथड। तो फिर हमारी कॉस्ट जो है वो कितनी आ जाती, कोई डिफरेंस नहीं आ रहा मैम, देन ऑल्सो सेम आ रही है, सेम ही आ रही है, सेम टू सेम ही आ रही है। फिलहाल इस समय कॉस्ट पर शेयर हमारी सेम आ रही है 11.875। तो सबसे पहली चीज़ तो क्वेश्चन हमारा दोस्त है, दुश्मन नहीं है। सपोज अगर सीधा आप पेपर में भी देखते वेटेड एवरेज कॉस्ट, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जैसे करते थे वैसे ही कर देते तो भी आंसर हमारा सेम आ जाता। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि आंसर सेम आ रहा है, और क्या ये आंसर हमेशा सेम आएगा चाहे आप एवरेज से लो या वेटेड एवरेज से लो? तो देखो, वेटेड एवरेज प्राइस अपनी रेलेवेंस उस समय लेकर आता है जहां पर बाय हो, उसके बाद सेल हो, उसके बाद फिर बाय हो, यहां से शुरू होगी वेटेड एवरेज प्राइस की रेलेवेंस, जहां ये ट्रांजैक्शन हो जाएगी। अगर हम सिर्फ फर्स्ट ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं बाय की, यहाँ पर कोई फर्क नहीं आएगा, आपकी कॉस्ट एकदम सेम आएगी, चाहे आप वेटेड एवरेज प्राइस से निकालो चाहे आप सिंपल एवरेज प्राइस से निकाल लो। तो हम जिस स्टेज पर ये कॉस्ट निकाल रहे हैं वो स्टेज ऐसी है कि उससे पहले सिर्फ बाय हुआ है, और अब हम जिस चीज़ के लिए वेटेड एवरेज कॉस्ट निकाल रहे हैं वो मेरा फर्स्ट सेल है। तो अगर सिर्फ बाय बाय चल रहा है ना और आप प्राइस निकाल रहे हो, सेम आएगा, चाहे आप वेटेड एवरेज निकाल लो चाहे आप एवरेज निकाल लो। वेटेड एवरेज अपनी रेलेवेंस कब लेकर आएगा, जब बीच में सेल है और सेल के बाद फिर बाय है, वहाँ से वेटेड एवरेज की जो रेलेवेंस है वो स्टार्ट होती है। अगर सिर्फ बाय बाय चल रहा है, फर्स्ट स्टेज जो है ओनली बाय की,
तो आप वेटेड एवरेज प्राइस निकालो या एवरेज कॉस्ट निकालो, वो आपको सेम पड़ेगी। इसलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इस पर्टिकुलर स्टेज पर ये कॉस्ट हमारी सेम आ रही है। और आगे फिर ऐसा हो रहा है कि 20 दिसंबर को सेल है, तो उसके बाद 1 फेब को भी सेल ही है। अब बीच में कोई बाय हुआ ही नहीं, तो पहले सारा बाय हो गया फिर सारा सेल हो गया, इसलिए इस क्वेश्चन में हमें कोई फ़र्क पड़ा ही नहीं। आप चाहे वेटेड एवरेज कॉस्ट लिख दो या सिंपल एवरेज, ये क्वेश्चन सेम हो गया। फ़र्क हमें कब पड़ता, बाय होता, बाय के बाद सेल होता, सेल के बाद फिर बाय होता, यहाँ से हम शुरू करते ना तो वेटेड एवरेज प्राइस का रेलेवेंस आना शुरू हो जाता। लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। क्वेश्चन हमारा दोस्त है, ICAI ने कुछ मुश्किल इस क्वेश्चन में पूछा ही नहीं। बाय सेल बाय वो बनता है वेटेड एवरेज प्राइस का क्वेश्चन। यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं। वेटेड एवरेज प्राइस आ गया 11.875। अब चेक कर लेते हैं हम प्रॉफिट या लॉस। और ये जो वेटेड एवरेज प्राइस की कैलकुलेशन है, ये आपको वर्किंग नोट के अंदर दिखानी है, ये शो करना है आपको वर्किंग नोट। तो ये ध्यान रखना, ये भूलना नहीं है। जहाँ पर भी वेटेड एवरेज प्राइस है, कैलकुलेशन हम शो करेंगे वर्किंग नोट के अंदर। यही सेम चीज़ क्वांटिटी, प्राइस, अमाउंट, वेटेड एवरेज प्राइस हमने निकाला, तो ये आ गया समेशन ऑफ अमाउंट अपॉन में समेशन ऑफ क्वांटिटी। इसी अमाउंट को हम P इंटू Q भी बोल सकते हैं, जैसे हम इन्वेंट्री में करते थे। तो ये हो जाता था समेशन ऑफ PQ अपॉन में समेशन ऑफ Q। तो ये हमारा वेटेड एवरेज प्राइस है। अब एक बार निकाल लिया हमने, अब प्रॉफिट या लॉस चेक कर लेते हैं, वो तो आसान है। और वो आप सबने अमाउंट सही से निकाला ही हुआ है प्रॉफिट का। तो जो सेल है हमारी वो हो रही है 33,000 पे। और अगर हम कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट तो आसान हो ही गई। अब 11.875 पर शेयर मल्टीप्लाई करेंगे हम, कितने शेयर्स हमने सेल कर दिए, हमने सेल कर दिए 1500 शेयर्स। तो ये हमारी कॉस्ट आ गई, डिफरेंस हमारा प्रॉफिट आ गया। तो ये हमारा प्रॉफिट आ गया 15,187.5। अगली जो सेल है, अगेन उससे पहले कोई बाय नहीं हुआ। तो जब कोई बाय नहीं होता ना, तो आपका वेटेड एवरेज प्राइस बदलता ही नहीं है। तो अगली जो सेल है उसके लिए भी सिचुएशन सेम है, यही मेरा प्राइस है 11.875। तो यही मेरा प्राइस है, सेल आपके पास है, अगली सेल का प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो, अगली सेल का आप ही कैलकुलेट कर लो और मुझे बता दो। ये जो हमने सेल करा है 1 फेब को, तो 1 फेब का जो सेल है प्रॉफिट सेम तरीके से निकलेगा। सेल प्राइस आपके पास है, कॉस्ट में फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। वेटेड एवरेज प्राइस कॉस्ट को तब बदलेगा जब सेल के बाद बाय होगा। सेल के बाद बाय हो ही नहीं रहा, तो यहीं पर रुक गया ये प्राइस, तो 11.875। तो अब देखो 1 फेब वाली ट्रांजैक्शन पे प्रॉफिट कितना आ रहा है। यस करेक्ट, 12,125। तो देखिए एक बार सभी कैलकुलेट कर लीजिए। 12,125, मेरे पास अभी 3 स्टूडेंट्स ने आंसर दिया है 12,125। और वेटेड एवरेज प्राइस में ध्यान रखेंगे कि किस समय वेटेड एवरेज प्राइस हमारा बदलता है, जब सेल के बाद फिर से बाय होता है। जब तक बाय के बाद सेल चल रहा है, मेरा वेटेड एवरेज प्राइस जो है नहीं बदलेगा। ठीक है, अब देखो वेटेड एवरेज प्राइस के बदलने का क्या सिस्टम है। सपोज ये वाली जो सेल है 1 फेब,
ये जो 1 फेब की सेल है, सपोज इसके बाद मेरे पास एक ट्रांजेक्शन और होती, अभी तो है नहीं, अगर होती, अगर फर्स्ट फेब के बाद सपोज क्वेश्चन कहता 5th फेब को, अगर ऐसा होता 5th फेब को क्वेश्चन कहता सपोज हमने 500 शेयर्स बाय किए, 500 शेयर्स बाय किए हमने एट अ रेट ऑफ 22, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन ऐसा कहता, अभी इसने कुछ नहीं बोला, इतना शरीफ सा क्वेश्चन है, बिना कुछ तंग करे आपको फुल मार्क्स देके जाएगा। सपोज इस क्वेश्चन में ऐसा होता 1st फेब के बाद अगली ट्रांजेक्शन होती 5th फेब की, ट्रांजेक्शन होती हमने बाय किया है 500 शेयर्स, हमने बाय किए हैं 22 रुपये पर। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, अब मुझे ये बताओ वेटेड एवरेज प्राइस हमारा कितना हो जाता इस बाय के बाद। तो अब आप इसको कैलकुलेट करो, तसल्ली से करना, जल्दी मत करना। देखो वेटेड एवरेज प्राइस हमारा क्या हो जाता, कैसे निकालते हम वेटेड एवरेज प्राइस अगर इस सेल के बाद बाय गिवन होता, तो आप कैलकुलेट करके देखो। यशिका, जो आप पूछ रहे हो उसकी रेलेवेंस नहीं आएगी, बिकॉज डिविडेंड के केस में मैं क्या कर रही हूँ, 31 मार्च वाले दिन जितने हैं उसका डिविडेंड प्री एक्विजिशन है, और उसके बाद जो भी शेयर्स हैं वो डिविडेंड मेरा माना जाएगा, मेरे डिविडेंड कॉलम में आएगा। तो यहाँ पर बात ये है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 के अकॉर्डिंग कि 31 मार्च वाले दिन जो आपके शेयर्स थे, जो आपने उससे पहले बाय किए थे, वो डिविडेंड आपका नहीं है, वो कॉस्ट में से माइनस कर दो। लेकिन जो 31 मार्च के बाद वाले शेयर्स हैं वो सारा डिविडेंड आपका है, तो वो अमाउंट डिविडेंड कॉलम में ही जाएगा। ठीक है, हाँ जी बताइए भाई, वेटेड एवरेज प्राइस बताइए, अगर आगे ये ट्रांजैक्शन होती तो वेटेड एवरेज प्राइस कितना आता। नाइन 9.67 आंसर आया है पहला हमारे पास। देखो आप लोग बताओ आंसर सही आ रहा है या गलत। सब कुछ सेम चल रहा है, सारे सेल सारा बाय सेम है, सिर्फ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने ऐड कर दी है। 1st फेब के बाद 5th फेब को अगला शेयर का बाय हमने किया है, अगला लॉट शेयर का हमने परचेज किया है। अगर ऐसा गिवन होता क्वेश्चन में, तो इस परचेज के बाद वेटेड एवरेज प्राइस जो है वो बदल जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना है, जैसे ही नया बाय होता है वेटेड एवरेज प्राइस हमारा बदल जाता है। तो अब वेटेड एवरेज प्राइस बदलेगा और हम देख रहे हैं नया वेटेड एवरेज प्राइस क्या आ जाएगा पर शेयर। अगला आंसर है 13.28। तो एक आंसर है 9.67, एक आंसर है 13.28। वेरी गुड। अगला आंसर है 18.53 और अगला आंसर है 11.63। कैसे कर लेते हैं आप? आपने इंटर को भी एमसीक्यू बना दिया है, 4 ऑप्शन है, मतलब इतना नेचुरल टैलेंट है आपका, सेम इंफॉर्मेशन से आप इतने आंसर्स कैसे निकालते हो? 4 आंसर तो आ गए, 5वां भी आंसर है किसी के पास? हाँ देखो, अभी दिया नहीं कह रहे मैम, मेरे पास तो 5th ऑप्शन भी है। सोचो सोचो ज़रा, सीए फाउंडेशन याद करो, थोड़ा इन्वेंट्री वैल्यूएशन याद करो, थोड़ा वेटेड एवरेज मेथड याद करो। स्टोर लेजर हमने बनाया था, यूनिट को परचेज करते थे, यूनिट को सेल करते थे, वेटेड एवरेज मेथड फॉलो कर रहे थे,
परचेज के बाद सेल और सेल के बाद परचेज, उस परचेज पर नया प्राइस कैसे निकलता है? 10.49। एक बच्चे ने तो लिख दिया, मैं 5th ऑप्शन दे सकती हूँ, दूसरे ने दे दिया, छोड़ो, लिखना क्या है, दे डालो। 10.49। देखो भाई, इससे पहले कि तुम लोग इसका पैरालिसिस कर दो, मोर एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस, समझो यहीं पर। अब ये नया वेटेड एवरेज प्राइस कैसे निकलेगा? जैसे ही नेक्स्ट बाय हो रहा है, सबसे पहले देख लो इससे पहले शेयर्स कितने बचे हैं आपके पास 5th फेब से पहले। ठीक है, अब मुझे ये बता दो, हमने 2 सेल कर दी ना, 20 दिसंबर को भी कर दी, 1 फेब को भी कर दी, इसके बाद शेयर्स कितने हैं हमारे पास? तो वेटेड एवरेज प्राइस के लिए अब पहले मैं देखूंगी बैलेंस, अगर कुछ याद आ रहा हो, स्टोर लेजर में हर सेल परचेज के बाद बैलेंस निकालते थे और उस बैलेंस को यूज़ करके अगला वेटेड एवरेज प्राइस हम निकालते थे। तो मुझे ये बता दो इस समय शेयर्स कितने आ रहे हैं 1 फरवरी की सेल के बाद, कितने शेयर्स हैं हमारे पास? फर्स्ट फेब की सेल के बाद शेयर्स कितने बचे हैं? कितने शेयर्स बचे हैं? जल्दी जल्दी बोलो, नहीं जल्दी जल्दी लिखो, कितने शेयर्स बचे हैं? 3100, यस, 3100 शेयर्स हमारे पास बचते हैं। 3100 शेयर्स का प्राइस है 11.875। चेक करते हैं अमाउंट। $368125। ठीक है, अब जो है, अब आंसर करेक्ट करना आप लोगों ने स्टार्ट किया, समझ आ गया है खुद से ही, बहुत अच्छी बात है, खुद ही आपने आंसर करेक्ट कर दिया, ये तो बहुत ही बढ़िया हुआ। तो भाई 3100 शेयर्स 11.875 के रेट पर, इसके बाद मुझे क्या करना है, मेरा अगला बाय है 500 शेयर्स 22 के रेट पे, तो 522 के रेट पे 11,000। तो जब भी नया बाय हो रहा है और हम फॉलो कर रहे हैं वेटेड एवरेज, तो क्या करना है, पहले का बैलेंस चेक कर लो। 3100 शेयर्स 11.875 पर हैं, फिर हमने कहा 500 शेयर्स आ जाते हैं 22 रुपये पर। अब ऐड करो अमाउंट का कॉलम, क्वांटिटी का कॉलम, और फिर आ गया आपका नया वेटेड एवरेज प्राइस। तो ये आ गया आपका 4781.2.5, 3600, 13.28। तो हमारा जो नया वेटेड एवरेज प्राइस आएगा वो आएगा 13.28। वेरी गुड, मोस्टली स्टूडेंट्स ने अपना आंसर खुद ही करेक्ट कर लिया था कि हाँ भाई नया वेटेड एवरेज प्राइस हो जाएगा 13.28। यानी कि सपोज ये क्वेश्चन आगे चल रहा होता कि 7 फेब को, सपोज क्वेश्चन बोलता हमने 100 शेयर्स सेल कर दिए, तो जब हम इस सेल पर कैलकुलेट करते प्रॉफिट या फिर लॉस, जब हम इस सेल के लिए प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते तो उस समय हमारे लिए रेलेवेंट कॉस्ट हो जाती 13.28 पर शेयर। तो ये जो डिफरेंस है ये आना शुरू हो जाएगा एवरेज कॉस्ट मेथड में और वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड से। फिलहाल क्वेश्चन हमारा बहुत ही आसान है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही शरीफ क्वेश्चन है। लेकिन अगर इसमें आगे बाय होता, वेटेड एवरेज प्राइस हम ऐसे निकालते 13.28, उसके बाद अगला सेल होता
तो उस सेल का प्रॉफिट या लॉस चेक करने के लिए कॉस्ट पर शेयर अब हमारे लिए आ जाती 13.28 और ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहता। अब ये 13.28 का वेटेड एवरेज प्राइस कब तक रहेगा? अगले बाय तक। अब जब तक आप अगला लॉट बाय नहीं करते तब तक ये प्राइस यही चलेगा, और इससे पहले अगर साल खत्म हो गया तो क्लोजिंग एंड के लिए कॉस्ट हमारी यही आ जाएगी 13.28। जैसे हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें ये ट्रांजैक्शंस हमारी यहीं पर एंड हो गई। 1 फेब की सेल हो गई, सेल के बाद कुछ बाय हुआ ही नहीं और हमारा ईयर एंड हो गया। तो अब ईयर एंड हो गया है तो मेरे लिए ईयर एंड के लिए क्लोजिंग के लिए कॉस्ट पर शेयर कितनी आ रही है? 11.875। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में बैलेंस ईडी हम निकालेंगे तो कॉस्ट मेरी है 11.875। सपोज अगर आगे चल रहा होता क्वेश्चन, बाय होता, सेल होता, फिर बैलेंस ईडी के लिए मेरी कॉस्ट लेटेस्ट आ जाती जो है 13.28। तो ये जो इतना पोर्शन है इसको आप अच्छे से रजिस्टर में नोट करके रखो, अच्छे से इसको आराम से आप नोट कर लो। अगर ये क्वेश्चन आगे चलता तो वेटेड एवरेज प्राइस इस तरीके से निकलता। अगले सेल पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेल के बाद फिर सेल हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा प्राइस पर, उसके बाद फिर अगर बाय होता है तब फ़र्क पड़ जाएगा वेटेड एवरेज प्राइस पर। ठीक है, तो ये आप नोट कर लो। फिर मैं आपको अकाउंट दिखा देती हूँ, दोबारा एक बार चेक कर लो। क्वेश्चन हमारा हो गया है, यही इम्प्लीकेशन है वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड की। ऑल दी प्रीवियस क्वेश्चंस वी हैव प्रैक्टिस, मोस्टली सभी में सेल के बाद, बाय के बाद सेल है ही नहीं। कनिष्क क्या कहना चाह रहे हो? एक सेल के बाद, बाय के बाद सेल है ही नहीं। खैर इन एनी केस हाँ, डिफरेंट क्वेश्चंस में डिफरेंट चीज़ें चल रही हैं, कहीं बाय के बाद सेल है, कहीं बाय सेल बाय है, तो वो इसीलिए आपके साथ जो है मैंने शेयर करा है कि इम्पैक्ट कहाँ पर आएगा। तो जहाँ पर बाय के बाद सेल है वहाँ दोनों मेथड्स में हमें कोई फ़र्क नहीं दिखेगा, आप कैसे भी निकालोगे कॉस्ट आपकी सेम आएगी। लेकिन बाय सेल के बाद बाय होता है, वहाँ से वेटेड एवरेज में डिफरेंस आना जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए ये तो सबने नोट कर लिया है, ओके कर दिया है, तो अकाउंट देख लेते हैं। तो देखो 20 दिसंबर तक तो आप सबने देख ही लिया था। 1 फेब से फिर आप आगे चेक कर लो, ट्रांजैक्शन सारी आ गई हैं, इसके बाद तो सिर्फ अकाउंट का टोटल है।
डिविडेंड 3 रुपये पर शेयर कैसे आ रहा है, डिविडेंड चेक कर लेते हैं। देखो डिविडेंड की बात करें 31 मार्च को हमारे पास हैं 1500 शेयर्स। ठीक है, आप अपने अकाउंट में देखो 1500 शेयर्स आ रहे हैं, डिविडेंड आ रहा है 3 रुपये पर शेयर, तो ये 4500 का जो है ये हमारा डिविडेंड आ गया। फिर उसके बाद जो है वो हमारे आ रहे हैं 1000 शेयर, क्योंकि पहले तो जो है वो हमारा ब्रॉड डाउन ही है, फिर उसके बाद हमने बाय किए 1000 शेयर, तो 1000 शेयर जो है इस पर डिविडेंड हमारा आ गया 3000। ठीक है, तो ये हमारे जो है अमाउंट आ गए हैं 4500 और 3000। अब आप चेक कर लो। ठीक है, सबने डन कर दिया है, तो एक बार लास्ट में बस ये हमारा टोटल था। ठीक है, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ और अभी थकना नहीं है, अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। पेज नंबर 376, प्रॉब्लम नंबर 4। तो ये तो आपने सबने ओके कर दिया है, नो डाउट। राउंड ऑफ आप कर सकते हो, यस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक अमाउंट है, 2 अमाउंट है, आप राउंड ऑफ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। पेज नंबर 376, प्रैक्टिस प्रॉब्लम 4। प्रैक्टिस प्रॉब्लम 4, एक बार आप इसकी रीडिंग लीजिए और बताइए कोई पॉइंट ऐसा आ रहा है जो आपको मुश्किल लग रहा हो, क्योंकि इसमें ऐसा पॉइंट है। तो एक बार आप आराम से रीडिंग लो प्रैक्टिस प्रॉब्लम 4 की, पेज 376, और देखो क्या किसी पॉइंट में मुश्किल लग रही है आपको। कन्वर्जन वाले पॉइंट में कुछ मुश्किल लग रही है। तो प्रॉब्लम नंबर 4 कह रही है प्राइवेट लिमिटेड फॉलोज कैलेंडर ईयर फॉर अकाउंटिंग पर्पस। कंपनी परचेज 5013.5% कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। तो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हमारे कौन से वाले डिबेंचर्स होते हैं, जिसमें कंपनी आगे जाके डिबेंचर होल्डर्स को ऑप्शन देगी कि वो चाहें तो अपने डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करा सकते हैं। ए प्राइवेट लिमिटेड ने परचेज किए हैं 5013.5% कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ऑफ पी लिमिटेड, फेस वैल्यू 100 रुपीज़, ऑन फर्स्ट में 105 कम इंटरेस्ट बेसिस। इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 31st March and 30th September. On 1st August, company again purchased 2500 of such debentures. Such debentures means ये वाले 2500 भी हमारे कौन से debentures हैं, convertible debentures। तो 2500 of such debentures at 102.5 each, come interest. On 1st October 18, company sold 2000 debentures at 103. बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन चल रहा है, कुछ मुश्किल नहीं है। परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, कम इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट। ऑन 31st December, कंपनी रिसीव्ड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इन पी लिमिटेड ऑन कन्वर्जन ऑफ 20% ऑफ इट्स होल्डिंग्स। तो भाई क्योंकि हमारे पास कन्वर्टेबल डिबेंचर्स थे, 31st December को ये कन्वर्जन हुआ है, सारे डिबेंचर्स का नहीं, 20% का।
20% डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर्स के अंदर कन्वर्ट कराया गया है और कंपनी से हमें मिले हैं 10,000 इक्विटी शेयर्स 10 रुपए के. Interest for 3 months on convertible debentures was also received. क्योंकि आप 31 दिसंबर को कन्वर्ट कर रहे हो डिबेंचर्स, और जो लास्ट इंटरेस्ट मिला था वो मिला था 30 सितंबर को. 30 सितंबर को लास्ट इंटरेस्ट मिला था, अगला मिलना था 31 मार्च को. बीच में 31 दिसंबर को आप डिबेंचर्स को कन्वर्ट कर रहे हो, तो भाई डिबेंचर होल्डर्स बोलेंगे हमारा 3 मंथ्स का इंटरेस्ट अक्रू हो चुका है, तो कंपनी ने वो दे दिया. इट वॉज ऑल्सो रिसीव्ड. मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स एंड इक्विटी शेयर्स as at the close of the year were 106 and ₹9 respectively. यानी कि यहाँ पर सिचुएशन ये है, 31 दिसंबर 18 से पहले हमारे पास एक ही इन्वेस्टमेंट है. वो कौन सी है? डिबेंचर्स की. 31 दिसंबर 18 से मेरे पास 2 इन्वेस्टमेंट हो गई हैं. डिबेंचर्स तो है ही, बचे हुए 80% वो सारे हैं मेरे पास, और जो 20% कन्वर्ट करा दिए वो मेरे पास इक्विटी शेयर्स की इन्वेस्टमेंट आ गई. यानी कि अकाउंट तो हम बनाएंगे 2. क्वेश्चन खुद भी बोल रहा है, प्रिपेयर डिबेंचर इन्वेस्टमेंट अकाउंट एंड इक्विटी शेयर्स इन्वेस्टमेंट अकाउंट. वो हमें भी दिख रहा है, 31 दिसंबर से 2 इन्वेस्टमेंट हो गई हैं, तो अकाउंट तो 2 बनेंगे, डिबेंचर्स और इक्विटी शेयर्स, फॉर द ईयर एंडिंग 2018 ऑन एवरेज कॉस्ट बेसिस. तो कुछ नहीं भी लिखा होता तो भी हम एवरेज कॉस्ट लेते. यहाँ पर डिविडेंड शेयर्स दोनों हैं, लिख दिया है एवरेज कॉस्ट. अच्छी बात है, हमें भी स्पेसिफिकेशन चाहिए थी कौन सा मेथड हम फॉलो करें. तो क्वेश्चन को आप स्टार्ट करो. एक ही अलग सा पॉइंट है कन्वर्जन का. पहले आप लोग सॉल्व करो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, फिर हम देखेंगे करेक्ट ट्रीटमेंट क्या है. तो क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. अकाउंट बनाना है, सारे अमाउंट्स आप पोस्ट कर सकते हो. कन्वर्टेबल वाले तक जब आओगे तो आप पहले अपने आप सोचो कि हम इसका क्या करें, क्या जर्नल एंट्री बनेगी और क्या अकाउंट के अंदर इसकी ट्रीटमेंट होगी. ठीक है, तो पहले 10 मिनट जो है वो आपके लिए, आप स्टार्ट करो. और अब हम देखते हैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम 4. अगर आपने करेक्टली कर लिया कन्वर्टेबल डिबेंचर वाला तो फिर ये क्वेश्चन आपके नाम भी हो जाएगा, क्योंकि इसमें दोनों ही केसेस हैं. अब ये भी हो सकता है कि आप गलत कर दो, लेकिन ये भी हो सकता है कि आप सही करो. मुझे ऐसा लगता है कि आप कर लोगे. इतना अकाउंट्स आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से अमाउंट्स हमें निकालने हैं अगर हम डिबेंचर कन्वर्ट कर रहे हैं तो. हालांकि हमने किसी क्लास में नहीं करा अभी तक, पर ये मुझे लगता है आप खुद ही कर लोगे. तो देखते हैं सही होता है या गलत होता है. दोनों चीज़ें बढ़िया हैं. सही होगा तो बढ़िया है ही, गलत होगा तो हम सीख जाएंगे कि सही ट्रीटमेंट क्या है. तो 10 मिनट पहले मैं आपको दे रही हूँ, पहले आप सॉल्व कर लो.
20% कन्वर्शन मैम नॉमिनल अमाउंट का होगा या अमाउंट वाले कॉलम के अमाउंट का होगा? तो देखिए ध्यान दीजिएगा, 20% ऑफ होल्डिंग जब हम बोलते हैं कि कन्वर्ट हो रही है तो नॉमिनल वैल्यू का 20% कन्वर्ट करना है। अमाउंट वाले कॉलम में तो वो अमाउंट है ना जिस पर हमने परचेज करा, जिस पर हमने सेल करा, तो उसको कंसिडर नहीं करते। जब होल्डिंग कन्वर्ट होती है तो नॉमिनल वैल्यू के प्रोपोर्शन में कन्वर्ट होती है। तो 20% अब जो कन्वर्ट हो रहा है तो 20% आपको चेक करना है, तो नॉमिनल वैल्यू 20% जो है वो कन्वर्ट होगी। अब नॉमिनल वैल्यू 20% कन्वर्ट हो जाएगी तो वो तो समझ में आ गया, अमाउंट आपको खुद निकालना होगा, क्योंकि कंपनी ने वैल्यू नहीं बोली ना आपको कि हम किस अमाउंट पर चेंज करें। कंपनी ने कहा हम आपको शेयर्स दे रहे हैं, 10,000 शेयर्स दे रहे हैं, 10 रुपये पे दे रहे हैं, और आपके डिबेंचर्स का 20% हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो वो अमाउंट कैसे होगा वहीं पर थोड़ा सा हमें सोचना है। और लेकिन जब हम 20% निकालेंगे तो वो हमेशा हम निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वाला जो कॉलम बन रहा है उसमें से निकालेंगे 20%। यस धानवी, योर आंसर इज करेक्ट। तो धानवी ने पूछा है कन्वर्जन का अमाउंट, तो वो करेक्ट आया है। तो अभी मैं बता नहीं रही हूँ, मैं चाह रही हूँ सभी खुद ही कैलकुलेट करो, और मैं ये चाह रही हूँ कि आप सब लिख लिख कर भेजो और मैं सबको बोलूँ कि हाँ अमाउंट करेक्ट है एकदम। यस कनिष्क, वेरी गुड, आंसर इज करेक्ट। यस प्रिया, आंसर इज करेक्ट। यही खुशी मुझे चाहिए, यही खुशी आप लोग दे रहे हो कि आप आंसर लिखो और मैं बोलूँ कि करेक्ट है। तो थोड़ा सा ध्यान से करो, पक्का आप खुद ही निकाल लोगे ये सब अमाउंट्स। पर हमारी क्लास में पार्टिसिपेशन बढ़नी चाहिए। सिर्फ वही 3-4 बच्चे हैं जो रिप्लाई करते हैं, बाकी बच्चे चुपचाप रहते हैं। तो देखो यहाँ तो आपको बोलना भी नहीं है, सिर्फ चैट बॉक्स में लिखना है। तो सभी कोशिश करो पार्टिसिपेट करने की, आंसर्स देने की। गलत होगा तो क्या हो गया, कोई बात नहीं, हम सीख लेंगे कि करेक्ट आंसर कैसे निकालेंगे।
तो देखिएगा प्लीज़, ये जो कन्वर्शन हमारी हो रही है, इसके लिए अब हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करेंगे। तो क्वेश्चन ने बोला ऑन 31 December 18 company received 10,000 equity shares of ₹10 each in P Limited on conversion of 20% of its holdings. तो 1,00,000 शेयर्स, 10,000 इक्विटी शेयर्स 10 रुपये के मिल गए हैं। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है, नॉमिनल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स रिसीव्ड ये कितनी है, 1,00,000। हमें 10,000 शेयर्स मिल गए हैं 10 रुपये के, तो नॉमिनल वैल्यू इज़ 1,00,000। अमाउंट हमें नहीं पता, तो अमाउंट क्या होगा, जितने डिबेंचर्स हम कन्वर्ट कर रहे हैं वही हमारा अमाउंट आ जाएगा। अब डिबेंचर की कन्वर्शन हम देखें, 20% होल्डिंग कन्वर्ट हो रही है। किस रेफरेंस में चेक करना है, नॉमिनल वैल्यू के रेफरेंस में। तो भाई नॉमिनल वैल्यू जिस दिन कन्वर्शन हो रहा है, मेरे पास डिबेंचर्स हैं 5,50,000 नॉमिनल वैल्यू के। पहले 5,00,000 थे, मतलब 5,000 डिबेंचर्स थे, फिर 2,500 और आ गए, फिर हमने 2,000 सेल कर दिए। तो मेरे पास डिबेंचर्स हैं 5,50,000 रुपीज़ के नॉमिनल वैल्यू। 20% हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो जो डिबेंचर्स कन्वर्ट होंगे उनकी नॉमिनल वैल्यू है 1,10,000। और इसको हमेशा टोटल देखा जाता है, पर डिबेंचर पर शेयर से नहीं, क्योंकि दोनों की वैल्यू अलग अलग है ना। पर शेयर तो 10 रुपये का शेयर है, डिबेंचर हमारा 100 रुपये का डिबेंचर है। तो वो पर शेयर पर डिबेंचर नहीं, टोटल नॉमिनल वैल्यू जितना कन्वर्ट कर रहे हैं वो है 1,10,000, और मुझे जो शेयर्स मिल रहे हैं उनकी वैल्यू है 1,00,000, और डिबेंचर्स जो कन्वर्ट हो चुके हैं वो हो चुके हैं 1,10,000 के। सीधी सी बात है, 5,00,000 के डिबेंचर्स पहले थे, फिर 2,50,000 के आ गए, फिर मैंने 2,00,000 के बेच दिए, तो 5,50,000 का 20% ये डिबेंचर मेरे इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि 1,10,000 नॉमिनल वैल्यू। अब इसी का हम चेक करेंगे अमाउंट। तो अमाउंट हमें खुद कैलकुलेट करना है। अब ये जो अमाउंट है डिबेंचर्स का, तो देखो हमारे पास जो डिबेंचर्स हैं, पहला है 519,375 अमाउंट, दूसरा है 2,45,000, वही हमारा एवरेज कॉस्ट कि भाई ये जो अमाउंट है ये हमारा है 7,500 डिबेंचर्स पे। और अब हमें कितने पे निकालना है, 1,100, क्योंकि 1,10,000 नॉमिनल वैल्यू डिबेंचर के केस में हो गया, 1,100 डिबेंचर्स 100 रुपीज़ के रेट पे। तो हमने अमाउंट निकाल लिया 112,108। तो अब जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं, कंपनी हमें कन्वर्ट करके दे रही है डिबेंचर्स इक्विटी शेयर्स में, तो जो मेरी एंट्री बन रही है, तो एंट्री मेरी अब बन जाती है इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स डेबिट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट मेरे पास आ गई, और जो इन्वेस्टमेंट चली गई वो है डिबेंचर्स। तो 2 हमारे डिबेंचर्स हैं 13.5%, 2 इन्वेस्टमेंट इन 13% डिबेंचर्स। किस प्राइस पर, अमाउंट वाले प्राइस पर, 112,108। ब्रैकेट में जो हम नरेशन लिखेंगे, नरेशन में लिखा जाएगा डिबेंचर्स नॉमिनल वैल्यू 1,10,000 converted into equity shares nominal value 1,00,000। हमें तो खैर इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्री बनानी नहीं है, ये तो मैं वैसे ही आपको बता रही हूँ कि जो नॉमिनल वैल्यू है वो नरेशन में लिखा जाएगा। एंट्री हमने बना दी, इक्विटी शेयर्स मेरे पास आ गए। ध्यान रखना, एंट्री अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। कंपनी कन्वर्जन कर रही है तो कंपनी बनाती है डिबेंचर्स टू इक्विटी शेयर्स, हम तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम बनाएंगे इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स अकाउंट डेबिट, ये इन्वेस्टमेंट आ गई और डिबेंचर्स वाली इन्वेस्टमेंट चली गई। तो अमाउंट है 112,108। नॉमिनल वैल्यू दिखेगा हमारे नरेशन में, इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंदर नॉमिनल वैल्यू नॉमिनल कॉलम में, अमाउंट दिखेगा अमाउंट के कॉलम में।
तो अब अगर बात करें इन्वेस्टमेंट अकाउंट की, तो 13.5% डिबेंचर्स वाले अकाउंट में हम क्या लिखेंगे, बाय इक्विटी शेयर्स, और जो इक्विटी शेयर्स का अकाउंट बनाएंगे उसमें हम लिख देंगे टू 13.5% डिबेंचर अकाउंट। नॉमिनल वैल्यू नॉमिनल कॉलम में और अमाउंट हमारा अमाउंट के कॉलम में। तो अब आप ये कन्वर्जन आराम से देख लो और इसको अकाउंट के अंदर पोस्ट कर दो। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। कई बच्चों ने क्लोजिंग बैलेंस निकाल लिया है और कमाल की बात है सभी का करेक्ट आ रहा है। तो इक्विटी शेयर्स एंड डिबेंचर्स, वेरी गुड, करेक्टली आपने निकाल लिया है बैलेंस सीडी। नहीं कनिष्क, वो तो सीधा हमारे P&L अकाउंट में चला जाएगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में उसका कोई रोल नहीं है। हाँ जी, तो क्लोजिंग बैलेंस बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं, तो पहले मैं आंसर बता देती हूँ। आंसर पता होता है तो आप निकाल ही लेते हो, फिर 2-3 मिनट के बाद मैं आपको अकाउंट दिखा दूंगी। क्लोजिंग बैलेंस, डिबेंचर्स की बात करें 4,40,000 नॉमिनल वैल्यू। इंटरेस्ट तो कैलकुलेट कर ही लोगे 14,850, और जो वैल्यू है वो है 448,434। वैल्यूएशन करते समय मार्केट प्राइस प्लीज़ चेक कर लेना, गिवन है एट द एंड, तो मार्केट प्राइस को चेक कर लेना। और शेयर्स की बात करें, नॉमिनल वैल्यू 1 लाख, डिविडेंड कॉलम में कुछ नहीं आएगा, और वैल्यूएशन होगा 90,000 रुपये। डिफरेंस अगर कोई शेयर्स के अकाउंट में आ रहा होगा तो वो भी P&L में ही लेकर जाना है। जैसे हम डिबेंचर्स के केस में ले जाते हैं, वैसे शेयर्स के केस में भी डिफरेंस P&L चला जाएगा। ओके डन, खुशी की बात है, काफ़ी बच्चों ने कर लिया है। तो जो अभी कर रहे हैं वो भी कंप्लीट कर लीजिए। अगर किसी का बैलेंस कैरिड डाउन कोई मिस्टेक हो रही है, अच्छा ऐसा करते हैं, ये भी आपको बता देती हूँ मैं, P&L चेक कर लो आप। P&L बैलेंसिंग फिगर 52313, देखो ये चेक करो डिबेंचर्स अकाउंट में क्या ये आ रहा है, P&L 52313। तो डिबेंचर्स अकाउंट में कन्वर्शन के लिए हम लिखेंगे बाय इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर अकाउंट में हम लिखेंगे टू डिबेंचर्स। तो P&L बैलेंसिंग फिगर 2 बच्चों ने यस करी है कि 52313 आ रही है, सभी चेक कीजिए आ रही है या नहीं। P&L की बात करेंगे तो 52313, बैलेंस सीडी तो आप अपने आप निकालोगे, वो ये वाले अमाउंट्स हैं जो आपके सामने स्क्रीन पर लिखे हुए हैं। अच्छा शेयर्स का भी लिख देती हूँ, शेयर्स का P&L आ रहा है 222108। तो यस यस के मैसेजेस आ रहे हैं, 1 बाय 1 आते जा रहे हैं कि अमाउंट निकलता जा रहा है। नहीं आ रहा मैम P&L। अच्छा जिसका P&L नहीं आ रहा वो ये देखो डिफरेंस किस अमाउंट से आ रहा है, मतलब करेक्ट आंसर ये है और आपका जो आंसर आ रहा है उसमें किस अमाउंट का डिफरेंस आ रहा है ये देखो।
3713 का डिफरेंस आ रहा है, तो भाई जिसका भी डिफरेंस 3713 का आ रहा है ना, तो यहाँ पर सिर्फ एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, इंटरेस्ट डिबेंचर पर दिखाना है, वो दिखाना आप भूल गए हो। ये कौन सा इंटरेस्ट है? ये 3 मंथ्स का इंटरेस्ट है। कौन से डिबेंचर्स पर? कन्वर्टिबल डिबेंचर्स पर। 3 मंथ्स का इंटरेस्ट 13.5% के रेट पर, और हमारा अमाउंट आ रहा है 1,10,000। तो ये इंटरेस्ट आप और दिखा दो तो आपका फिर बैलेंस कैरेट डाउन आ जाएगा। अब आप देख लो आ रहा है या अभी भी नहीं आ रहा। और अगर आपने ये नहीं डाला था इंटरेस्ट, तो आपके रजिस्टर में आप इस पे स्टार लगा लेना। इसको बार बार रिवाइज कर लेंगे ताकि पेपर में फिर ये मिस्टेक ना हो। तो ऑलमोस्ट सभी ने कर लिया है, तो मैं आपको अकाउंट दिखा देती हूँ। देखिए ये हमारा 13.5% कन्वर्टिबल डिबेंचर अकाउंट, लीजिए चेक कर लीजिए एक बार पूरा अमाउंट। पूरा अकाउंट उम्मीद है आपने बना ही लिया होगा, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी, फिर भी एक बार चेक कर लीजिए। अच्छा, शेयर्स के अकाउंट में जो डिफरेंस आएगा वो आप पूछ रहे हो, उसको P&L से ही हम पोस्ट करेंगे, जैसे हम हमेशा से करते आए हैं डिबेंचर्स और शेयर्स के अकाउंट में। वैसे भी जब हम शेयर्स की वैल्यूएशन करते हैं, अगर मार्केट प्राइस लोअर है उस पर करते हैं तो डिफरेंस आता ही है, तो उसको हमेशा ही हम P&L में लेके जाते हैं। इस क्वेश्चन में भी P&L में ही लेकर जाएंगे। ठीक है, आपने देख लिया हो अकाउंट तो ओके करते जाइएगा, ताकि फिर मैं आपको नेक्स्ट अकाउंट दिखा दूंगी। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपको और कराना चाह रही थी, बट उसमें हमें थोड़ा टाइम तो चाहिए, तो क्या थोड़ा टाइम आप मुझे एक्स्ट्रा दे सकते हो? 15-20 मिनट। अभी जो इंस्टीट्यूट की RTP आई है ना November 21 के लिए, तो वो उसमें से भी मैं चाह रही थी हम एक इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन कर लें। तो वो मैं करना चाह रही थी कि इन्वेस्टमेंट को हम कंप्लीट करें, तो लास्ट में जाते जाते एक वो बिल्कुल लेटेस्ट जो RTP है उसका एक क्वेश्चन कर लें, बट थोड़ा टाइम तो हमें उसमें चाहिए। तो क्या आप थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे दोगे आज मुझे? मैम ब्रेक कर दो, ले लेना। हाँ ठीक है, ब्रेक कर लेंगे, 10-15 मिनट की ब्रेक कर लेंगे, फिर उसके बाद वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रॉफिट ऑन सेल दिखाना है आपको? ठीक है, मैं अभी दिखा रही हूँ वर्किंग नोट। अकाउंट एक बार शेयर्स का देख लेते हैं, फिर मैं आपको वर्किंग नोट दिखाती हूँ। लीजिए शेयर्स का अकाउंट भी चेक कर लीजिए। ठीक है, डन, आगे चलें। लीजिए वर्किंग नोट्स भी चेक कर लीजिएगा, आसान आसान ही हैं, आपने सारे बनाए भी होंगे, कैलकुलेशन भी आपने सारा कर लिया होगा।
तो प्रॉफिट ऑन सेल आप पूछना चाह रहे थे, देखिए चेक कर लीजिएगा, प्रॉफिट ऑन सेल 3713। अच्छा 3713 तो हमारा इंटरेस्ट है, प्रॉफिट ऑन सेल इज 2167। ये जो पॉइंट नंबर 8 है इसको हम स्किप भी कर सकते हैं, नहीं भी लिखोगे आप तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आंसर में। ठीक है, क्लियर है? तो आप सबके पढ़ लिए मैंने रिप्लाईज कि अब किसी किसी की क्लास भी है आगे तो अभी नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं, हमें वैसे भी पूरा आरटीपी हम सॉल्व करेंगे ही बाद में। ठीक है, तो आज हमारा ये चैप्टर फिर फाइनली फिनिश हो जाता है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स। चलो आज की मुलाकात हमारी ख़त्म हुई। थैंक यू सो मच एंड कीप स्माइलिंग।